Honorable members, we are taking up short duration discussion. The time allotted is 2 hours 30 minutes. Now 2 hours 30 minutes. After this is disposed of, we have to take the discussion on the Home Ministry, for which time allotted is 4 hours. Therefore, I would request you that each one of you should adhere to your time, party time. Chair will strictly follow that. Chair will strictly follow that. Number 2, after commencement of the discussion, no new name will be taken. Now I am starting short duration discussion. Sri Tarun Vijay. I have called Tarun Vijay. No. I have called Tarun Vijay. No submission now. No submission now. No. For today, this is the item next coming. I have taken up. That is all. Now, Sri Tarun Vijay, please start. Now, you have to strictly adhere to your party time. अध्यक्ष महोदय, देश में आपदाओं का एक सतत सिलसिला चल रहा और वह प्रारंभ करने से पहले, उस पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं पंचतंत्र की एक छोटी सी उक्ति बताना चाहूंगा। उसमें वह कहते हैं कि कोई देश का शासक किसी प्रजा को सबसे अच्छा उपहार क्या दे सकता है? तो कहते हैं क्या वह उपहार धन हो सकता है? क्या वह उपहार संपदा हो सकती है? क्या वह उपहार अनंत संख्या में पशु हो सकते हैं? वो कहता है नहीं, सबसे श्रेष्ठ उपहार कोई शासक अपनी प्रजा को दे सकता है तो वह है सुरक्षा। अगर उस शासक के राज्य में प्रजा आपदाओं से, आक्रमणों से सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था से युक्त है तो वह शासक का उस देश की प्रजा को सबसे अच्छा उपहार होता है। हमारे देश में पिछले 2010 से ही 17 से अधिक भयानक आपदाएं आई हैं। उत्तरकाशी का भूकंप, किलानी का भूकंप, लातूर का भूकंप, कोयना का भूकंप, चमोली, फिर उत्तराखंड का भूकंप, उड़ीसा का सुपर साइक्लोन, भुज का भूकंप और सुनामी जैसे ये आपदाएं लगातार। लैला आंध्र प्रदेश में जो एक तूफान आया, उसके बाद लेह का क्लाउड बर्स्ट आया, तमिलनाडु में आया, पिछले वर्ष केदारनाथ में भयानक एक आपदा आई, एक बाढ़ के रूप में, और हजारों लोग उसमें कालकवलित हो गए। हर बार ऐसी जब भी आपदा आती है तो हम देखते हैं कि सैनिक हमारे देवदूत बनकर, रक्षक बनकर, चाहे वह इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वह आर्मी हो, चाहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस हो या नेवी के कमांडोज हो, वे हजारों लोगों की रक्षा करते हैं और अपने प्राणों की आहुति देते हैं। हमेशा यही होता है कि सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को लोगों की राहत के लिए बुलाना पड़ता है। 2010 से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा भारतीय विभिन्न आपदाओं में अपने प्राण गंवा चुके हैं। महोदय, इसमें मैं वह संख्या नहीं जोड़ता जो 30 लाख लोग भारतवर्ष के 1943 के बंगाल फेमीन में, जो मानव निर्मित फेमीन था, जो अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत के विरुद्ध किया गया था। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी जानने वाले बड़ा कुशल और दक्ष होते हैं, लेकिन जो 30 लाख लोग, 3 million people died in a man-made famine in Bengal, and all of them were very much adept in English. They were English-knowing people. तो वह आपदा से लेकर और केदारनाथ की आपदा और पुणे में जो भूस्खलन हुआ, जिसमें 87 से अधिक लोगों के मारे जाने की समाचार है, वह तमाम आपदाएं यह बताती है कि हम अभी भी व्यवस्था करने में निपुण नहीं हुए हैं। हमको उन सैनिकों की सहायता लेनी पड़ती है। 26 साल का, 22 साल का, 27 साल के लड़के, वे अपने प्राण देकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के प्रवीण फ्रॉम मदुरई, उनकी माता मंजुला रेलवे में एक साधारण नौकरी करती हैं, गर्व से कहा कि मेरा बेटा शाम को मुझे फोन करने वाला था। कल उसने कहा कि मां, मैं उत्तराखंड में जा रहा हूं, केदारनाथ में जा रहा हूं और शाम को आके मैं आपको फोन करूंगा। फोन की घंटी बजी,
लेकिन वह फोन यह सूचना देने के लिए था कि तुम्हारा बेटा उत्तराखंड में यात्रियों को बचाते हुए शहीद हो गया। तपन कपूर, संजीव कुमार बिहार का गाजियाबाद से गया, वे वहां शहीद हुए। 17 से ज्यादा सैनिक वहां पे शहीद हुए महोदय। और ये एक अलग बात है कि जो सैनिक शहीद होते हैं उनको शहादत का दर्जा मिलता है, जो पुलिस के लोग शहीद होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। फिर भी वे प्राणों की आहुति देते हैं क्योंकि वे शहादत का तमगा लेने के लिए नहीं, भारत माता की संतानों को बचाने के लिए वहां पे जाते हैं और उन्हें अपने जान की परवाह नहीं होती है। महोदय, ये तमाम जो घटनाएं हुई और उसमें हमेशा यह हुआ है कि भारत के लोगों ने पूरे बल से राहत कार्य आरंभ किए हैं। स्वयंसेवी संगठन गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग गए, गायत्री परिवार के लोग गए, स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग गए, बाबा रामदेव के गए, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने भी वहां किया, लेकिन राजनीतिकरण भी किया। मैं वहां गया उनके तंबू में, मैंने कहा देखो भाई, आप चाहे कांग्रेस के हो, आप अच्छे से काम करो, कोई मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। वे लोग जानते हैं और उन्होंने इसको मान्य भी किया। भुज का अर्थक्वेक तो बहुत ही भयानक था, 30,000 लोग उसमें मारे गए थे, 10 लाख से ज्यादा मकान प्राय नष्ट हो गए और 4 लाख से ज्यादा मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ऐसा भयानक भूकंप आया था। तुरंत वहां पे आपदा राहत के कार्य हुए, सारे देश से लोगों ने किया, सब संगठनों ने किया, दुनिया भर से भी सहायता आनी थी, लेकिन हमारे भारत के लोगों ने उस समय खड़े होकर एक ऐसा नया भुज बना दिया कि जिसको देख के लोग चमत्कृत हो गए कि नीड़ का निर्माण फिर, जो बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता है, ऐसी उन्होंने आपदा राहत का कार्य किया। ये भारत की प्राण शक्ति है। लेकिन जो दुख इस बात का है कि जो संस्था इसके लिए 2005 में बनाई गई, जिसको कि आपदा राहत फोर्स कहा जाता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स कहा जाता है, वह हर समय में कम रह जाती है। महोदय, उसके बारे में तो कहा जाता है कि तो रिटायर्ड लोगों का एक पार्किंग प्लेस बन गया है। ऐसा क्यों है? आपदा राहत की जो शक्ति है, वह जो संगठन है, उसे सबसे पहले तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंचना चाहिए। महोदय, मैं दुख के साथ सीएजी की जो रिपोर्ट है, जो पिछले वर्ष आई थी एनडीएमए के बारे में, वह बताना चाहता हूं। द परफॉर्मेंस ऑफ एनडीएमए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हैड बीन एबिस्मल। So far, no major project taken by NDMA has seen completion. It was noticed that NDMA selected projects without proper groundwork, and as a result, either the projects were abandoned midway or were incomplete after a considerable period. The CAJ report says, in many cases, NDMA realized midway that some other agency was already executing projects with similar objectives. Timelines in most of its projects were absent, and wherever they were given, they were not adhered to. This is the condition of the NDMA, which is the primary agency to take care of the disaster management, which is the primary agency to provide relief and succor to the suffering masses. If this is the situation, how are we going to change this condition? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का सबसे अधिक जो भूस्खलन और इस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, वे हिमालय क्षेत्र में आ रही हैं। पीर पंजाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिमालय क्षेत्र है, वह भारत के पूरे भूखंड का 16% है, पर संपूर्ण भारत का जल क्षेत्र है। 7 देशों से उसकी सीमाएं मिलती हैं, 11 प्रदेश उसके साथ मिलते हैं, और उस प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं? इस संपूर्ण क्षेत्र में हम पहाड़ गिरा रहे हैं, हम नदियां सुखा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि प्रकृति हमें वरदान देती जाए। हम उत्तराखंड में ही आप देख लें, 336 से ज्यादा बांध हैं। वहां पे चमोली जिले में अकेले में 4 मंजिला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है, द 4 storied hydroelectric project, and it has a 12 kilometer of tunnel. आप 12 किलोमीटर की सुरंग उस क्षेत्र में खोदेंगे। 75 से ज्यादा बड़े डाम आप भागीरथी और अलकनंदा में बनाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि लगभग हर 4 किलोमीटर पर आप एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और फिर चाहेंगे कि प्रकृति हमें वरदान दे। कैसे हो सकता है महोदय? हम नदी का प्रवाह बदल देते हैं खनन के द्वारा। इतनी भयानक अवैध माइनिंग होती है
जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। हम नहीं कह रहे, आम जनता से पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट का नेक्सस ऐसा है कि जो रिवर माइनिंग है उसकी वजह से 12-12 किलोमीटर तक नदियों का प्रवाह बदल जाता है। जब नदियों का प्रवाह बदल जाता है तो उसके क्षेत्र में उसका गलत असर पड़ता ही पड़ता है। हमारे यहाँ तो 7 नए बांध बन रहे हैं, 9 पर काम शुरू हो गया है, 19 स्वीकृत हो गए हैं, 100 नई सड़कें बन रही हैं। महोदय, ये जो नई सड़कें बनेंगी, नए बांध बनेंगे, उनके लिए सुरंगें बनेंगी, उसके लिए कितना अधिक एक्सप्लोजिव और विस्फोटक इस्तेमाल किया जाएगा। आप पूरे पहाड़ में विस्फोटक लगा देंगे, आप उनमें सुरंगें लगा देंगे। नदियां जो जिन भागीरथी और अलकनंदा का रिवर बेड हमने हजारों वर्ष से नहीं देखा महोदय, हम लोगों ने उसका पूरी सूखी हुई नदी हमने दिखा दी। उत्तरकाशी से आगे 26 किलोमीटर भागीरथी का जल तल रिवर बेड हमें दिखता है तो दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्री रो पड़ते हैं कि तुम ये मां गंगा का क्या हाल कर रहे हो। धारी देवी का एक अलग प्रकरण है और उसको उठा के हमने पलट दिया, उसका भी एक नतीजा निकला। महोदय, तिब्बत से ये पूरा क्षेत्र मिलता है और हालत ये हो गई है कि जो सिंधु नदी जिसने भारत को नाम दिया, वी गॉट द नेम इंडिया फ्रॉम रिवर इंडस, वी आर इंडियन बिकॉज देयर इज अ रिवर इंडस। नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड हैज एवर गिवन एन आइडेंटिटी टू अ कंट्री, टू अ पीपल, टू अ सिविलाइजेशन दैट इंडस हैज गिवन, सिंधु हैज गिवन। अब सिंधु में बाढ़ आ गई, लेह में बाढ़ आ गई, क्लॉट बस्ट हो गया और वहां पे 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पुनः हमने देखा कौन वहां पे पहुंचे, सैनिक पहुंचे। कहीं हमको ब्रिगेडियर अजय कुमार अपने सैनिकों के साथ में लोगों को राहत पहुंचाते दिखते हैं, कहीं विंग कमांडर ईश्वर उत्तराखंड में वहां पे लोगों को जान बचा के उनकी नीचे लाते हुए दिखते हैं। सैनिक ही दिखते हैं महोदय। हम क्यों अभी तक इस प्रकार के राहत की हम व्यवस्था और संपूर्ण विकास, डिजास्टर तो आ रहे हैं, बंगाल के फेमिन से लेके केदारनाथ और पुणे के जो 87 लोग मारे गए भूस आ रहे हैं लगातार, लेकिन उसकी व्यवस्था हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कहां हम you can continue after the lunch break. How much time you require? Yeah. Okay, then House adjourned for lunch will resume at 2 o'clock. Thank you. तो माननीय उपसभापति जी, Yes, Mr. Tarun Vijay to continue. अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारतवर्ष ही ऐसा देश है जो कि डिजास्टर्स, कैलामिटीज और इस प्रकार के प्राकृतिक और अप्राकृतिक भी किस्म के जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा शिकार है। अब मैं एक रिपोर्ट आपको बताता हूं जो कि बहुत शॉकिंग एक उसके फैक्ट्स हैं। India is vulnerable to different natural hazards. Sir, about 60% of India's landmass, 60% of the countries is vulnerable to earthquakes of different magnitudes. 8% of total area is susceptible to cyclone hazards. 68% of the area is drought prone. 12% of the area is susceptible to floods and approximately 15% of total area of the country is susceptible to landslides. लेकिन अध्यक्ष महोदय, पहले 10 5-year plans तक कोई हिंदुस्तान की डिजास्टर पॉलिसी नहीं बनी। जो पहली हिंदुस्तान की जो डिजास्टर पॉलिसी बनी है, that only the 10th 5-year plan for 2002 and 7 for the first time had a detailed chapter entitled disaster management. This was the very first year when the government of India tried to evolve some kind of a disaster management policy. And another shocking fact is that India has the oldest famine commission, famine relief code that was built by the created by British in the 1880. उसी को हम चलाए जा रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर रहे हैं, लेकिन 2014 में क्या हमको डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर पॉलिसी चाहिए, इस पर अभी तक कोई भी एक सम्यक समग्र रूप से विचार तक नहीं किया गया है। हिमालय क्षेत्र में पूरे देश का जल क्षेत्र आ जाता है। हिमालय क्षेत्र सारे देश के इकोलॉजी को और उसके जल संभरण क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए, सड़कें, बांध, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट क्या होने चाहिए, अभी तक उसकी कोई हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन रीजन डेवलपमेंट पॉलिसी तक नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, हमारा इन डिजास्टर्स में मारे जाने वाले लोगों के प्रति
जो वो दुखद दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए कोई एक यूनिफॉर्म कंपनसेशन पॉलिसी नहीं है। आप किसी को मन आता है 1 लाख देते हैं, किसी को 5 लाख देते हैं, किसी को 2 लाख देते हैं। अभी मैंगलोर एयर एक्सीडेंट में जो मारे गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पैसेंजर को 75 लाख रुपए का आपको राहत मिलना चाहिए। जो रेलवे का कोड है, उस रेलवे के कोड में तो बताया गया है कि 4 लाख रुपया मिलेगा। अब किसी को आप 4 लाख दे रहे हैं, यहां तक कि चोट लगी है तो रेलवे 500 रुपए का रिलीफ देता है, 15,000 का रिलीफ देता है, जो कि बरसों से चला आ रहा है। क्या उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है? कहां 75 लाख का आप कंपनसेशन देते हैं, कहां 500 रुपए, 15,000 रुपए और 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देते हैं। तो कंपनसेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए और इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अब उत्तराखंड में लोग मारे गए, कहने लगे कि डेथ सर्टिफिकेट लाओ तब कंपनसेशन मिलेगा। महोदय 10 महीना लगा उत्तराखंड में डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। बॉम्बे के सोनी परिवार, अन्य परिवार, हम लोग चक्कर काटते रहे। डेथ सर्टिफिकेट तक लेने में हमको 1 साल लग जाता है और कई बार कहते हैं लापता है, 7 साल के बाद बताएंगे। 7 साल के बाद अगर कोई कंपनसेशन मिलेगा तो उसका क्या अर्थ होता है? अध्यक्ष महोदय, भारत को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट, कैलामिटीज मैनेजमेंट और रिलीफ वर्क इतना मजबूत करना चाहिए कि वह न केवल भारत में किसी भी आपदा के तुरंत वहां पे राहत पहुंचाए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में भारत रिलीफ और डिजास्टर हेल्प का एक सबसे बड़ा केंद्र होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण एशिया के लोग भी इस डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भारत की ओर देखते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बांग्लादेश ने भारत से बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म खड़ा कर दिया है। वहां पे तुरंत शेल्टर बनाना, तुरंत डिजास्टर रिलीफ के लिए राहत पहुंचाना, वो उन्होंने कर दिया है। इस क्षेत्र में अगर कहीं भी आपदा या कैलामिटी आती है तो भारत उससे अप्रभावित नहीं रह सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर बंगाल की खाड़ी का, सागर का जो स्तर है वो प्रति वर्ष लगभग 2.5 सेंटीमीटर की गति से बढ़ रहा है, अगर वह 1 मीटर हुए सागर का जल स्तर बढ़ गया तो लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे भारत प्रभावित होगा। इसके लिए भारत को एक ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है कि कहीं भी ये ऐसी आपदा आए तो सबसे पहले हिंदुस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट के रक्षक वहां पहुंचे। कष्ट भी हो, शत्रु भी हो, लेकिन हिंदुस्तान का एक मॉरल ये रहा है कि शत्रु को भी भाई कन्हैया ने शत्रु पक्ष में जाके घायलों को पानी पिलाया है, उसको भी मदद करना हिंदुस्तान का कर्तव्य होना चाहिए। संपूर्ण दक्षिण एशिया में पिछले कुछ वर्षों में 8 लाख से ज्यादा लोग केवल प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए हैं। वे किसकी ओर देखते हैं? वे भारत की ओर देखते हैं कि भारत उनकी मदद करेगा, लेकिन भारत मदद करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में, मैं उत्तराखंड से आया हूं, 14 तारीख को वहां के मौसम विभाग ने घोषित कर दिया कि भयानक आपदा आने वाली है। 16 की रात को आपदा आ गई, हमारी मदद कब पहुंची? 18 और 19 को पहुंची। जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जितना मैकेनिज्म था वो कहीं और था। वहां पर एटीएफ की सुविधा केवल जॉली ग्रांट में है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है और जहां 2.5 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं, इतनी बड़ी संख्या में बाहर के लोग आते हैं, जहां पे आते हैं बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट की एक भी यूनिट तक नहीं थी। देहरादून से गए, बरेली से मंगाया गया, 19-20 तारीख को वहां पर पहुंचे, एटीएफ की सुविधा केवल जॉली ग्रांट में थी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को फोन किया कि प्रधानमंत्री जी, जहाज ऊपर जाते हैं, वापस एयर रिफ्यूलिंग के लिए जॉली ग्रांट आना पड़ता है, एटीएफ की सुविधा आप ऊपर दीजिए। उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करके कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा और ऊपर सुविधा दी गई। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट कहता है कि जिन क्षेत्रों में भूचाल और ये फ्लड्स ज्यादा आते हैं, वहां के साधारण नागरिकों को भी आप प्रशिक्षित करिए, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को आप प्रशिक्षित करके रखिए, वहां के ग्रामीणों को आप ट्रेनिंग करके रखिए। कहाँ किया जाता है? कहीं इस बात का उल्लेख ही नहीं होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोगों को स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने की कोई मेहनत ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं बनाया जाता है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वो पूरे हिमालय क्षेत्र में सीस्मिक जोन है, उसके लिए कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? हम अपने नागरिकों का सम्मान नहीं करते।
हम अपने नागरिकों के प्राणों की क्या कीमत है उसका महत्व नहीं समझते? क्या प्राणों की कीमत ये बड़े लोग, अमीरों की, ये नेताओं की और बड़े बड़े आईएएस और अफसरों की होती है? जो साधारण ग्रामीण वहां पे क्षेत्र में, गांव में रहता है, वहां का पंडित है, लुहार है, जूता सिलने वाला है, वहां का बढ़ई है, उसकी जान जब जाती है तो उसकी जान बचाने के लिए 48 घंटे लग जाते हैं जब पहला हेलीकॉप्टर वहां पे उतरता है। क्यों होता है? हमको सबसे अधिक ये सुविधा देने की आवश्यकता है। 17 डिपार्टमेंट है जो राहत कार्य में आगे आते हैं, लेकिन उनकी मीटिंग 2-2 साल तक नहीं होती। डिजास्टर मैनेजमेंट के मैनुअल में लिखा गया है, एनिमल हस्बेंड्री से लेके पानी वाले और हॉर्टिकल्चर तक को, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि जो पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग हैं, जो वहां पे, जैसे देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, मिलिट्री यूनिट है, गोरखा रेजिमेंट है, ये कानून है कि उनकी मुख्यमंत्री के साथ में और अन्य डिजास्टर मैनेजमेंट की जो शाखाएं हैं उनके साथ में बैठक होगी। साल में एक बार भी मुश्किल से बैठक होती है, चाय के बाद खत्म हो जाती है। यह बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। जो हम मिलिट्री से सहायता लेते हैं, पैरा मिलिट्री से सहायता लेते हैं, वह सहायता उनसे कम करके हमें स्थानीय मैकेनिज्म इतना मजबूत करना चाहिए कि त्वरित गति से वहां पे मैकेनिज्म दे। सैटेलाइट टेलीफोन नहीं, सैटेलाइट टेलीफोन गुप्त काशी सोनप्रयाग में मैं स्वयं था, वहां पे चलाते रहे 15 मिनट लगते थे एक टेलीफोन कॉल करने में। वहां के लोग कैसे आए थे? उनके गोद में उनके पिता ने दम तोड़ा, पानी नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं कर सके। मां की गोद में 2 साल का बेटा था, इतना प्रवाह आया, नंदी के उन्होंने सींग पकड़ लिए कि मैं बचा के उसको रख सकूं। अचानक प्रवाह में मां की गोद से उसका नवजात शिशु प्रवाह में बह गया। इस प्रकार की घटनाएं अपनी आंखों से देखकर जो यात्री आ रहे थे, उन यात्रियों को संभालने के लिए, राहत देने के लिए, चने का पोटला देने के लिए कौन आए थे? गायत्री परिवार के लोग आए, स्वामी नारायण आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आए महोदय। लेकिन हमारा राज्य का मैकेनिज्म इतना मजबूत हम क्यों नहीं कर पाए? करना चाहिए था। अरोड़ा हमारा एसडीएम उस प्रवाह में लोगों की राहत के लिए जाते जाते शहीद हो गया, उसका कोई सम्मान तक नहीं हुआ। इस प्रकार के लोगों की अच्छी घटनाएं भी आती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय उसमें भी जब व्यक्ति आया कि हेलीकॉप्टर से कि मैं सहायता दूंगा, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी सहायता मांग रहे हैं, हिंदुस्तानी कष्ट में है, एक भारतीय सहायता के लिए आता है तो कह दिया जाता है कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर को यहां रुकने की इजाजत नहीं है। वो सहायता के लिए आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे मां भारती के संतानें यहाँ पे कष्ट में है, मैं उनकी मदद करने आ रहा हूं। लौटा दिया गया। अगले दिन उनकी पार्टी के नेता आते हैं, हेलीकॉप्टर उतारा जाता है और उनको पैरा मिलिट्री फोर्सेज के कैंप में रुकाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, भूल जाए हम कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, हिंदुस्तानी तो है। हमारा हिंदुस्तानी होना हमारे बाकी कुछ भी होने से बड़ा होना चाहिए, बाकी कुछ भी होने के ऊपर ज्यादा प्रभावी और हावी होना चाहिए। भूल जाना चाहिए कि कौन किस विचारधारा या मजहब या पंथ या पार्टी का है। यहां तो एक हो जाओ, दर्द में तो एक हो जाओ, वेदना में तो एक हो जाओ, पीड़ा में तो एक हो जाओ। वहां भी पार्टी का आप विभाजन करते हैं, इससे बड़ा आप, ये भी एक आपदा का कारण बन जाता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक संपूर्ण हिमालय के लिए पॉलिसी और कोस्टल एरिया के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, हमारे इन द्वीपों में सागर का जल स्तर बढ़ते जाने से बहुत बड़े खतरे पैदा हो गए। सुनामी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोग सुनामी शायद नहीं रोक पाए, हम लोग अचानक आने वाला फ्लड जो है वो नहीं रोक पाए, लेकिन उससे जो नुकसान होता है कम से कम उसको कम करने की तो हम कोई कोशिश, अच्छा मैकेनिज्म बना लें। जो हिंदुस्तान सारी दुनिया में इतना अधिक फ्लड्स का, साइक्लोन का, अर्थक्वेक का शिकार होता है, तो वहीं पे ये अगर योजना नहीं बनेगी तो कहां बनेगी? जापान से कुछ सीखिए। सब लोग चीन की बात करते हैं, मैं जापान की बात करता हूं। वहां पे जो न्यूक्लियर डिजास्टर और अर्थक्वेक आया तो तुरंत सब लोगों को सहायता समय पे पहुंची। कोई चिल्लाहट, नर्वसनेस, पैनिक उन्होंने नहीं किया गया। टैक्सी में अगर लोगों को लेके जाना है, हवाई जहाज में लोगों को जाना है, तो बहुत ही शिस्त से, अनुशासन के तरीके से उन्होंने किया। हमारे यहाँ हर तरफ अफरा तफरी होती है। रेल के एक्सीडेंट में एक रिपोर्ट है, रेल की ही रिपोर्ट है कि 15% से अधिक रेल यात्रियों को समय पर राहत पहुंचाने के कारण बचाया जा सकता था।
15% यात्री बच सकते थे। अगर उत्तराखंड में सहायता कार्य वहीं गुप्तकाशी सोनप्रयाग में स्थापित होते, एनडीएमए की वहां पे यूनिट होती, तुरंत वहां पे राहत पहुंचाई जा सकती थी, तो हजारों यात्री बच सकते थे। आज भी शवों के कंकाल वहां मिलते हैं। लोग वहां पे अपने अपने रिश्तेदारों के चित्र लेके खड़े रहते हैं, पूछते हैं कि क्या तुमने इनको देखा है? क्या ये रास्ते में आपको मिले थे? आज भी देख रहे हैं, क्योंकि वो मैकेनिज्म नहीं बना कि उनके रिश्तेदारों को बता दिया जाए। Only 4 minutes more. That's सर, what I'm warning you. मैं ये बताना चाहता हूं, क्या हम अपने भारतीय लोगों की पीड़ा और वेदना को साझेदारी करने का हृदय रखते हैं? उन लोगों से जाइए जो अपने बेटों को आज 1 साल बाद भी बद्री केदार के रास्ते में खड़े होके और बस के स्टैंड पे खड़े होकर कहते हैं, क्या आपने इनको देखा है? मैंने देखा था, ये वहां पे यात्रा करने के लिए गए थे। आपको मिल जाए तो प्लीज हमको फोन कर दीजिएगा, ये मेरा फोन नंबर है। क्या कोई उसके हृदय की वेदना समझ सकता है, जो भूचाल में दब गया, जो वहां प्रवाह में बह गया? लोग अपने माँ बाप, अपने बेटी, उनके हाथ से जो बेटी प्रवाह में चली गई, उसको आज की तारीख में ढूंढ रहे अध्यक्ष महोदय, और वहां पे कंकाल मिलते हैं तो लोग रोते हैं कि शायद मेरे बेटे का कंकाल ये ना हो जिसका मैं अंतिम संस्कार तक नहीं कर सका। ये क्यों है? अरुणाचल में बांध बन रहे हैं, लोग विरोध करते हैं। परशुराम कुंड में बांध बन रहे हैं, वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे हमारे तूफान, इससे हमारा यहाँ का पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान के लिए यहाँ बांध मत बनाइए। कोई सुनेगा? एक नीति है, एक विकास की नीति बननी चाहिए। कहां पे मकान बने, कहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, कहां पे डैम बने, नदियों को कितना सुखाएंगे? गंगा गंगा करते हैं। अरे गंगा को मारने के लिए कोई मुस्लिम बाहर से नहीं आए, हम हिंदुओं ने गंगा को मारा, हम हिंदुओं ने गंगा को सिखाया। Now conclude, please. कौन अपराध का इसका दंड भोगेगा? ये अपराध हम सबका साझा अपराध है। अगर गंगा सुखाई, यमुना को गंदा नाला बनाया, हिमालय को सुरंगें लगा के हमने तोड़ दिया, तो उसका अभिशाप हम सबको इकट्ठा झेलना पड़ेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं सत्ता में था या मैं सत्ता में नहीं था, मैं इस पार्टी में था या मैं उस पार्टी में नहीं था। हमको उसका हिसाब सबको मिल के देना पड़ेगा, और एक ऐसा भारत नीड़ का निर्माण में, अंत में महोदय, हर विनाश के बाद पुनः निर्माण होता है। वो पुनर्निर्माण का संकल्प सतन करे। यह विनाश हम नहीं होने दें। अपने भारतीयों का सम्मान तब होगा जब उनके प्राणों की रक्षा के लिए वो मैकेनिज्म बनाए जो तुरंत कार्यवाही करेगा, जो रिटायर्ड लोगों का नहीं होगा पार्किंग प्लेस। और नीड़ का निर्माण फिर अंत में महोदय, मैं केवल एक 4 पंक्तियां बता रहा हूं। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हैं कि नीड़ का निर्माण फिर करने का हमारा हृदय, हमारा संकल्प, हमारा भाव, हमारे मन की यह शक्ति होनी चाहिए, वही भारत भक्ति होगी। नीड़ का निर्माण फिर It is already announced. Only party time. एक सेकंड सर, प्लीज। No, don't recommend. Only party time to everybody. एक सेकंड। No. नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर यह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर। धन्यवाद। Srimati Rajani Patel, your party has given 6 names, so you have only 10 minutes. Thank you, sir. Only 10 minutes. I will be within time limit. Thank you very much. Very kind of you. सर, आपको धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के चर्चा के अनुरूप में हम सब यहाँ पे उपस्थित है। नैसर्गिक आपत्ति एक ऐसी घटना होती है कि जहाँ पर मानव महसूस करता है कि वो कितना परावलंबी है, कितना असहाय है। हाल ही में महाराष्ट्र के मारिन गांव में, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, ज़मीन की धस जाने से, भूस्खलन होने से एक पूरा का पूरा गांव ज़मीन के नीचे चला गया। कल तक के जो आंकड़े हैं उसमें 152 लोगों के शव निकाले गए हैं। पूरे के पूरे घर वहाँ पे ज़मींदोस्त हो गए हैं। जानवरों का कहीं अता पता नहीं है।
और आज तक वो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर 2 दिन पहले कोसी, बिहार में कोसी के बाढ़ से एक भयावह स्थिति निर्माण हो गई थी। अभी जो हमारे भाई तरुण विजय जी बोल रहे थे, जो सुनकर हमारे आंख में आंसू आ गए, उत्तराखंड, जो गत साल में उत्तराखंड की अवस्था हमने सब पूरे देश ने देखी, अत्यंत भयानक स्थिति वहाँ पे हमने देखी थी, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोग गए थे। अगर नेचुरल डिजास्टर या नैसर्गिक आपत्ति का नाम लेते हैं तो हमारे लातूर को हम भूल नहीं सकते। 1994 में जो किलारी गांव में भूचाल हुआ था, उसमें कई सैकड़ों लोग मर गए थे, घर बर्बाद हुए थे। हाल ही में अंडमान में सुनामी का भयावह संकट आया था। उसके बाद में गुजरात में भूज में भूचाल आया था। सर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हमें एक पता होता है कि मानव है बहुत क्षुल्लक है और हम उसको आक्रमण को जवाब देने के लिए बहुत कम पड़ते हैं। सर मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र, मेरे स्टेट में, महाराष्ट्र में गत 4-5 महीने में इतनी अलग अलग तरह से नैसर्गिक आपत्तियाँ आ गई हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया वो माइंड गांव का, मराठवाड़ा क्षेत्र जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ पे 2-3 महीने पहले ओले पड़ गए। वो भी एक तरह से नैसर्गिक भूचाल ही था, और वो ओले पड़ जाने से हमारे पूरे के पूरे जानवर वहाँ से नष्ट हो गए। इतने बड़े बड़े ओले थे कि वो ओलों से हमारी ज़मीनें खराब हो गई, हमारे खेत का नुकसान हो गया। लेकिन आज बारिश न होने के कारण, जहाँ सब महाराष्ट्र में, समूचे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं है, तो बारिश की न होने के कारण से अकाल का सामना हमें करना पड़ रहा है। वहाँ पे हमारे गोदावरी का तीर है, गोदावरी का किनारे बाढ़ आती है हमेशा, और उस बाढ़ की वजह से हमारे 70-80 गांव हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। सर ये हमेशा ये होता है कि ऐसी कोई व्यवस्था होती है, ऐसी कोई आपत्ति आती है तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख डिक्लेयर कर देती है अनुसार अपने। लेकिन ऐसी कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, ऐसे क्यों नहीं बनाते कि जिससे एक परमानेंट सॉल्यूशन उसको निकाला जाए, जहाँ से हमारे जो लोग इसमें आपत्ति में आते हैं उनको एक कम से कम उनको एक अच्छे से मदद का हाथ दिया जाए। सर इस देश, हमारे खंडप्राय देश में कभी कहीं बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी भूचाल हो जाता है, कभी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो जाती है। सर टेम्पररी 2-5 लाख रुपए देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरा ये सुझाव है मंत्री महोदय से और सरकार से कि एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके माध्यम से हर स्टेट को और हर राज्य में जब भी कोई आपत्ति आती है, आपत्ति के बाद में उसका निवारण करने के लिए हमें एक लोगों को मदद करने की हमारी एक परमानेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान DMA हर एक ज़िले में किया है, लेकिन उसका जो यंत्रणा जो है उसकी वो अभी तक तैयार नहीं हुई है हर ज़िले में। तो मेरा ये कहना है कि DMA प्लान के अनुसार हर ज़िले में उसकी यंत्रणा तैयार होनी चाहिए और उसके अनुसार हर एक ज़िले को और हर एक स्टेट को अपना कानून बनाने की आवश्यकता है और हर राज्य को उस तरह से निर्देश देने की आवश्यकता है। सर अगर हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लेना है तो उसकी शुरुआत हम स्कूलों से करना चाहते हैं, कॉलेजेस से करना चाहते हैं। मेरा ये सुझाव है कि सभी स्कूलों में और कॉलेजों में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए संबंधित कार्यशाला ली जाए, लेक्चर्स होने चाहिए जिसके द्वारा आपत्ति आने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे लोग तैयार कम से कम हो जाए। सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, हमारी पंचायती है, नगर परिषद है, महानगर पालिका हो, जिसमें DM प्लान का एक यंत्रणा ऐसी तैयार होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है तो हमारे लोग वहाँ पे तैयार होकर वहाँ पे काम मदद के लिए जा सकते हैं। सर ये सब आपत्ति को नज़दीक से हम देखें तो निसर्ग के साथ हमारे लोगों ने जो छेड़छाड़ की है उसका भी एक कारण है, क्योंकि उसका बुरा असर हमारे पूरे आपत्तियों में हो जाता है। सर आज अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पेड़ हम तोड़ रहे हैं, हम पहाड़ों का समतलीकरण कर रहे हैं, हम जमीन को छेड़ रहे हैं, नदियों के ऊपर हम ज़्यादा भार दे रहे हैं, और इस सभी चीज़ों का शास्त्रीय जांच अगर किया जाए तो उसका असर हमारे आपत्ति के रूप में हो जाती है। ये हम देखना ज़रूरी है।
सर, जो डीएम प्लान हमारे देश में बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये डीएम प्लान सिर्फ कागज़ पे अच्छा है, एग्जीक्यूशन में इट इज़ अ बिग ज़ीरो। और इसलिए हमें, मुझे लगता है कि एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन प्लान भी बनवाना चाहिए। सर, सीएजी का जो रिपोर्ट आया है एनडीएमए का, उसमें उन्होंने ही लिखा है, वही मैं आपको बात बताना चाहूँगी आपके माध्यम से, कि जो एनडीएमए की जो अपेक्स बॉडी है वो सबसे ज़्यादा इनफेक्टिव है इन मोस्ट ऑफ इट्स कोर एरिया, ऐसे उन्होंने खुद बोला है। नेचुरल डिजास्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी 2008 के बाद में उनकी एक भी मीटिंग हुई नहीं है। एनडीएम प्लान जो है 2005 में बना था, 2004 में सुनामी आई थी, 2005 में एनडीएम प्लान बना था, लेकिन उसके बाद में वो प्लान में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का डाटाबेस जो है वो डाटाबेस ऑपरेशनलाइज अभी तक हुआ नहीं है सर, लेकिन वो ये सब होने की आवश्यकता है और ये हमारे सीएजी का निरीक्षण का रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी अंत में सर कि हम जानते हैं कि नेचुरल कैलामिटी हमारे बस की बात है नहीं, लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी बरते तो कम से कम हमारा नुकसान कम हो सकता है, इतनी तो हम सावधानी बरत सकते हैं। हमारा वेदर फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग का जो हमारी फैसिलिटी है वो हमेशा अचूक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमें पता चले कि कब क्या होने वाला है। कभी कभी हमें लगता है कि बारिश आने वाली है, वेदर फोरकास्ट करता है, लेकिन हम जब छाता लेके जाते हैं तो कभी बारिश आती नहीं है। तो इसलिए मजाक से कभी कभी हम बोलते हैं कि इस हिंदुस्तान में जब वेदर फोरकास्ट होता है उसके बिल्कुल विपरीत हमने करना चाहिए, इसका हमें फ़ायदा होगा। सर, एनडीएम का प्लान हर ज़िले में सही तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ही हम इस नेचुरल कैलामिटी को ठीक तरह से हम उसका आक्रमण को थोप सकते हैं। सर, मेरा ये मानना है कि निसर्ग के साथ हमने ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर निसर्ग को हमने ज़्यादा टटोला तो इसका मतलब कि हम निसर्ग को विपरीत कुछ कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट नुकसान हमारे ऊपर होता है। सर, लास्ट में मैं यही बताऊंगी कि जब भी कोई घटना घटती है तो हमारे यहाँ से बोला जाता है गवर्नमेंट मशीनरी से कि अमुक अमुक इतना मदद करेंगे, अगर ओले पड़े तो इतना मदद करेंगे। सर, ये हुआ है कि जब ओले पड़े हमारे यहाँ, तो ओले पड़ने के बाद मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में अभी तक उनके साथ काम हुए नहीं हैं, उनको मुआवजा मिला नहीं है, और इस तरह से अगर काश्तकारों को नुकसान किया गया है। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट की बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक, जैसे जापान का उदाहरण दिया, जैसे चाइना का उदाहरण दिया, लेकिन हम अभी उनके बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ डिजास्टर हो जाने के बाद फिर हम सब श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे आते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ कुछ भी हम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्दैवी, बहुत ही शर्मनाक बात हमारे मतलब से ये होती है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया गया है इस सदन में। नैसर्गिक आपत्ति हम टाल नहीं सकते, लेकिन नैसर्गिक आपत्ति का आधार हम कम कर सकते हैं। नैसर्गिक आपत्ति के साथ जो लड़ाई करनी है, उसके साथ लड़ाई करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, और कम से कम मनुष्य हानि उसमें हो, इतना हम सावधानी ले सकते हैं। इतना ही कह के मैं धन्यवाद देके मेरी बात में था। धन्यवाद for keeping up the time. Now, honorable members, before I call the next speaker, I have to again repeat that members should strictly adhere to the time allotted to their party. When the time is exhausted, after that what is spoken will not be recorded. That is done. Secondly, please don't send the name. I already said once the discussion is started, no name will not be accepted. That is, please cooperate. Don't put us pressure. See, Avadar Singh Karimpuri. Now 9 minutes. सुनिए, 9 minutes, 9 minutes. आप पहले 2 मिनट बेल ना मारना, हम 9 मिनट में खत्म कर दें। धन्यवाद। सर, आज का जो इशू है नेचुरल कैलेमिटी के ऊपर, हाउस जो है डिस्कशन कर रहा है। सिख गुरुओं ने बहुत समय पहले इसके ऊपर कहा था कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। अगर हम 14वीं सदी की उस बात के ऊपर ध्यान देते
पवन को गुरु समझकर हम अपने वृक्षों की रक्षा करते, ये दोनों ने कब आया मैंने जल की पानी की रक्षा करते, जंगल की रक्षा करते, धरती की रक्षा करते, तो शायद आज हमें ये डिस्कशन की जरूरत ना पड़ती। आज इस डिस्कशन को कुदरती आपदा का नाम दिया है। मैं समझता हूं कि ये कुदरती आपदा जो है इसमें भी कहीं ना कहीं मानव का योगदान है, इंसान का योगदान है, जिसको हम कुदरती आपदा के ऊपर उसके ऊपर पर्दा डाल करके डिस्कस कर रहे हैं। मानवर, जो हमारे देश की स्थिति है, करीब 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं 27, वो डिजास्टर प्रोन एरिया माना जाता है, जिसमें 58.6% हमारी जो धरती है, वैज्ञानिक बताते हैं कि उसमें अर्थक्वेक की हमेशा संभावना बनी रहती है, और 12% जो है उसके ऊपर फ्लड का असर होता है, और 68% जो कल्टीवेबल जो उपजाऊ भूमि है वो जो है ड्राउट का उसके ऊपर असर होता है, सोके का असर होता है। और 7,516 किलोमीटर का जो हमारा कोस्टल लाइन है उसमें से 5,700 किलोमीटर जो है उसको साइक्लोन का खतरा हमेशा रहता है। और हमारा जो हिली एरिया है वो ज्यादातर लैंडस्लाइड के रिस्क में रहता है। और इसके अलावा जंगल में आग लगती है, फायर होती है, और इंडस्ट्री में भी आग की घटनाएं होती हैं। इतना गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी, और इस पे चिंतन भी बहुत होता है, मंथन भी बहुत होता है, लेकिन उसकी क्या सलूशन हो उसके लिए एक्शन प्रॉपर नहीं होता है। अभी हमारे भाई तरुण विजय जी बहुत बढ़िया बोले, बड़ा भावुक भी थे कि उत्तराखंड में जो कुदरती आपदा आई है उससे कितना भारी जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। महोदय, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जो हमने वहां कुदरती स्रोतों का दोहन किया है, जो हमने पहाड़ों के साथ बेइंसाफी की है, उसी को ही हमें भुगतना पड़ा है। उसके लिए हम कोई पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं कहते। ये दोनों पार्टियों को सरकार बनाने का वहां मौका मिला है। कुदरती स्रोतों के दोहन को दोनों पार्टियों ने रोकने की और कोई ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस तरह से बड़े पैमाने पे हिमाचल प्रदेश में कुदरती स्रोतों का दोहन हो रहा है, हम कहते हैं कि ऐसा कोई घटनाक्रम ना हुए, लेकिन ये संभावना है। हमें सचेत रह के आगे बढ़ना चाहिए कि उत्तराखंड जैसी आपदा कहीं हमें हिमाचल में ना देखने को मिले। हम वहाँ कुछ गांवों में गए, जो पहाड़ है वो किसी समय भी टूट सकता है, धस सकता है। गांव के गांव, वहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियां जो हैं, वो जो एनवायरनमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी पालना वहाँ नहीं हो रही। तो इसलिए
गुजरात में, बिहार में 5 लाख लोग प्रभावित हुए कोसी से, और जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, पुणे में अभी हम चर्चा करके हटे हैं कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। अभी अभी एक हम ये भी कह रहे हैं कि हमें इसके ऊपर मजबूती से डिजास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है कि एक बिल्डिंग को आग लग गई, फायर ब्रिगेड वहां गया, और फायर ब्रिगेड का पाइप ही इतना बड़ा नहीं था जो ऊपर तक जहां आग लगी थी पहुंच पाता। तो जब आप इतनी ऊंची बिल्डिंग को परमिशन दे रहे हो, तो क्या ये वहां की जो कमेटी है जो उसका नक्शा पास करती है, क्या उसके पास ये सूचना नहीं होती कि हम 20 मंजिल 25 मंजिल की इमारत को परमिट कर रहे हैं और उनके लिए हमें कुदरती या आपदा या कोई और किसी घटना के कारण अगर कोई जरूरत पड़े तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहेंगे कि अभी हमारा ये जो हम कुदरती आपदा से जो लोग मर रहे हैं, जानी माली नुकसान हो रहा है, अभी हमारे सामने एक आंकड़ा है 2011-12 में 1530 लोगों की जान गई और करीब 6976 गाय की मौत हो गई, जिसको गौ माता कह के आज जो हमारी पार्टी सत्ता में आई है वो तो ज़्यादा उसका जाप करते हैं। 7000 गौ माता की मृत्यु हो गई, सबका कह लो, लेकिन वो 7000 का पता नहीं चला। और इसके अलावा 3.5 लाख के करीब लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं एक साल में, और उस एक्सीडेंट में जो सड़कों पर गऊ चलती है उसके कारण भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। 2 more minutes. उसके ऊपर भी हमें कुछ सोचने की जरूरत है। Our 2 minutes more. मैंने कहा था मैं 9 मिनट में समाप्त कर दूं, घंटी डिस्टर्ब करती है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, 78,000 घर बर्बाद हुए। accepted. But this तो one- इसलिए हम महोदय ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आजादी के वक्त कहा था कि इस देश की प्लानिंग का जिम्मा मुझे सौंपो। उनके पास बहुत ऐसी प्लानिंग थी कि अगर प्लानिंग का जिम्मा उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर को दिया होता तो आज भारत दुनिया में 1 नंबर का विकसित देश बना होता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ये मौका जातिवादी मानसिकता के कारण नहीं दिया गया। हम उनकी टैलेंट, उनकी कैपेबिलिटी का जो फायदा देश को मिल सकता था वो नहीं ले पाए। तो मैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा मैकेनिज्म है उसको मजबूत करना चाहिए। हमें पहले ही जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है उससे हमें रिपोर्ट लेके हमें पहले ही आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और जो कोस्टल के लिए, हिमालय के लिए, पर्वतों को बचाने के लिए हमारे पास कोई सॉलिड नीति लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद, आपने ठीक टाइम पर खत्म कर दिया, अच्छी बात है। बिना घंटी का। हाँ, जो वादा किया निभाया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नाउ श्री विवेक गुप्ता, Chairman, sir. 7 minutes. Yes, sir. Chairman, sir, I'd like to begin with a very small story. This happened in Bengal on a village which was affected by floods. So one man was sitting on the side and was a little sad. So some people asked him, "Bhai, you have survived the floods. Why are you sad?" He says, "That is the reason why I'm sad." And that sums up the story of condition of the people who are affected by natural calamities and natural disasters. People promise a lot of the central government. They look up to the central government for support, for rehabilitation, but none is to be found. So, in India, 40 million hectares, or 12% of our geographical areas, is exposed to recurring floods. But there is something which I want to draw the attention of the House to, that is the changing course of the river.
Technically, it is not classified as a flood and hence does not qualify for any rehabilitation measures. All people who are affected by it are not getting any relief. Sir, when we talk about natural calamity and preparedness, only 192 dams against the 4,728 dams have some kind of emergency action plan in place. The Central Water Commission provides inflow forecast for only 28 of them. Sir, I don't know how much time it will take before we have the standard operating procedures for deployment of the NDRF. Sir, my other colleagues before me have already said that the NDMA has not been holding meetings regularly. Even when my colleague spoke on the Uttarakhand disaster, it was pointed out. So we know we have not even learned from our mistakes. Sir, we would like to mention here the situation in Bengal also. So almost 40% of our area is flood prone. 111 blocks amounting to 37,660 square kilometers is prone to recurring floods. So the steps that we have taken, we want to share it with the rest of our esteemed colleagues because we think it will help them. So we have now 24/7 emergency operational centers in the state secretariat working round the clock. A disaster SMS alert system to send warning signals to all officials up to the Gram Panchayat system. Disaster management team among all our police forces. All district headquarters have a quick response team under the DM. There is a close cooperation between disaster management, fire, civil defense. And so there is a core committee under the chief secretary which meets once during the month to review normal situations and preparedness. Sir, my suggestions are that the National Disaster Response Fund and the National Disaster Mitigation Fund must be created at the earliest. The source of each fund and its linkage with respective state fund must be specified in the Act of the Rules. So the advisory committee, which had ceased to exist in 2010, has not been reconstituted. It is recommended that this committee should be reconstituted at the earliest because it forms a significant organ of NDMA, giving it expert advice. So the National Institute of Disaster Management should function as an autonomous body in respect to its activities and human resource practice, and not a subordinate organization of the NDMA. The disaster management set up at the district authorities can be strengthened so that district authorities can be the first effective responders in case of a disaster. Sir, I would like to save a lot of time here and just end. We have suffered from ILA, we have suffered from so many things. We are doing, but our efforts need central assistance. Even last week, 60 trawlers have gone missing due to sudden cyclonic storm in Bay of Bengal. Hundreds of fishermen are still reported to be missing. So we want that the National Disaster Force comes to the rescue and financial assistance to the kin of these people. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Sri K.C. Tyagi. Deputy Speaker, sir. 7 minutes. 7 minutes. सर हम तो रिबेल हैं, एक आध मिनट फालतू ही लेंगे। नहीं। सर मुझे प्रसन्नता है कि कृषि मंत्री और गृह राज्य मंत्री भी और पीएमओ के राज्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो विषय की गंभीरता को दर्शाते हैं। मैं 2-3 सुझाव देकर के अपनी बात शुरू करूँगा। एक तो इस समय कोई भी नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट का संगठन इस समय कोई मौजूद नहीं। सिर्फ प्रधानमंत्री 1 लाख तरह के कामों के बीच में फंसे हुए हैं, जो इसके चेयरमैन हैं। मिस्टर रेड्डी को हटाया जा चुका है, जो और मेंबर थे वो इस्तीफा दे चुके हैं और तमाम देश में त्राही मची हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अविलंब प्रभाव से देश की स्थिति को देखते हुए इस कमेटी का तुरंत पुनर्गठन होना चाहिए। सर, ये पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक सेल थी, बाद में इसे गृह मंत्रालय में बदला गया। मेरा दूसरा निवेदन ये है कि समूचे देश की प्राकृतिक आपदाओं को झेलने की जिस पे जिम्मेदारी हो, कम से कम उसका एक अलग मंत्रालय बनना चाहिए। और 2008 से 6 साल पहले
से लेके अब तक इसकी जो विधिवत कमेटी है आपदा की, उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई 2008 से। और 2008 से लेके अब तक कितने हजार आदमी मरे हैं, कितने घर बर्बाद हुए, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। तो एक तो मेरा दूसरा निवेदन मेरा अलग मंत्रालय के लिए है। तीसरा मेरा है कि इसमें लाइटनिंग को भी प्राकृतिक आपदा माना जाए। जो बिजली गिरने से जो लोग मरते हैं उनकी संख्या 1200 से ज्यादा हो चुकी है अब तक, और जान माल की पशुओं की हानि अलग है, तो इसको भी प्राकृतिक आपदा में आप शामिल करें तो बहुत अच्छा होगा। और सर, बिहार प्राकृतिक आपदा का परमानेंट केंद्र है। उसकी वजह इसकी प्रमुख नदियों गंडक, हमारे कृषि मंत्री महोदय वहां से आते हैं, बागमती, कोसी, कमला, अधवारा, जो जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम सबका नेपाल से है। और प्रतिवर्ष 28 जिले हर साल प्रभावित होते हैं। उनके नाम बता करके मैं इसको बहस को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 2-3 सुझाव इसके साथ देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नेपाल सरकार के बीच वार्ता के द्वारा इन नदियों के उद्गम स्थल पर बांध बनाकर इन नदियों में जल प्रवाह को नियंत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका निरंतर अभाव रहता है। और केंद्र सरकार और नेपाल सरकार से वार्ता कर इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि इन नदियों में जल प्रवाह की मात्रा, नदियों के जल स्तर की मात्रा एवं नदियों में वाटर डिस्चार्ज की सूचना बिहार सरकार को दैनिक रूप से उपलब्ध हो सके। ये एक बड़ा कारण है कि हर साल बाढ़ आती है और हर साल हजारों लोग मरते हैं, करोड़ों लोगों का नुकसान होता है और 15-20 लाख आदमी डिस्प्लेस्ड होते हैं। सूचनाओं के इस प्रकार से बिहार सरकार को बाढ़ आपदा की रोकथाम के लिए पर्याप्त तैयारियों का समय भी प्राप्त हो सकेगा। और सर, नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रों में ऐसे वर्षा मापक यंत्र अब दुनिया भर में चल रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बची है। स्थापना हेतु प्रयास होना चाहिए कि मानसून के दौरान इन नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रों में होने वाली वर्षा की मात्रा को सूचना शीघ्र बिहार सरकार को उपलब्ध हो सके। और सर, इसी बीच में मैं सभी सदस्यों का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण जी का गांव है सिताब दियारा, जो उनके आंदोलन में साथी रहे हैं, उनका भावनात्मक लगाव भी जरूर इससे होगा। और ये मुझे बताते हुए कष्ट है कि इस समय वहां पर बाढ़ आई हुई है और गांव को नहीं, एक संस्कृति को, एक रखरखाव को भी खतरा पैदा हो गया है। तो मैं दोनों मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सिताब दियारा बड़ा गांव है, इसके कुछ हिस्से बिहार के 2 जिलों सारण और आरा में हैं और कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हैं, जहां से लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री भी चंद्रशेखर जी भी वहां से आते रहे हैं। इसलिए तत्काल आवश्यक कदम कटाव रोकने के लिए उठाए जाएं तो इस गांव को बचाया जा सकता है। आप कृषि मंत्री महोदय व्यस्त थे उधर, तो मैं इनकी जानकारी में दोबारा लाना चाहता हूँ। जयप्रकाश जी का गांव डूबने के करीब है और वो गांव नहीं है, इस देश की एक विरासत है जो उनके आंदोलन में रहे हैं। तो बिहार सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि सारण और आरा के जो 2 हिस्से उसमें आते हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले समेत, इसके रखरखाव का इंतजाम किया जाना चाहिए। सर, मैं कितनी भयंकर ये त्रासदी है संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जो गुजरात का अर्थक्वेक था उसमें 25,000 लोग मरे एंड 6.3 मिलियन अफेक्टेड हुए। 2004 की सुनामी, हमारे तमिल के भाई बैठे हुए हैं, 10,749 लोग मरे, 5,600 मिसिंग है आज तक भी। मैं दुआ करता हूं जिंदा हूं वो। कश्मीर का अर्थक्वेक हुआ, 86,000 लोग मरे 2005। महाराष्ट्र फ्लड जो आया था, 1,000 से ज्यादा लोग मरे। कोसी में, नॉर्थ बिहार में, खास तौर से हमारे महोदय जानते हैं। Our 2 more minutes. Our 2 minutes. सर, आधी मिनट तो आपने इसी में खराब कर दी। 527 लोग मरे। साइक्लोन निशा, और मुझे ये भी ऐतराज है, जितने भी साइक्लोन है जया जी, इनके नाम महिलाओं पर है। निशा से लेकर के हेलन से लेकर, तो ये जो
स्त्री विरोधी रुझान है फ्लड्स के, और मैंने कई जोक सुने हैं कि महिलाओं को लेकर के और जो फ्लड के नाम है, प्राकृतिक आपदाएं दोनों एक जैसी होती है, ऐसा करके भी मैंने पढ़ा है, इसलिए इनके नाम भी बदले जाने चाहिए। ड्रॉट सर और लेह का क्लाउड। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी जब बर्बादी हो रही हो देश के अंदर और कोई भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ना हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई पार्टी के या राजनीति के हिसाब से नहीं है। आपका इसको बंदोबस्त करना चाहिए। लाइटनिंग वाला जो मैंने कहा है प्राकृतिक आपदा का, उसको इसमें जोड़ना चाहिए। और सर, हर छठे महीने, चूंकि इतना बड़ा देश है, कहीं अब 3 मौसम है इसमें, अब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बाढ़ चल रही है, बाढ़ में लोग मर रहे हैं, पशुओं के चारे नहीं है। और बिहार के, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, पिछली बार भी बहस में मैंने इनसे कहा था, कृषि मंत्री जी से, बिहार में बाढ़ भी है, सूखा भी है, और देश के कई राज्य ऐसे हैं जिसमें परमानेंट राहत आयोग और सूखा आयोग दोनों के आयोग बने हुए पिछले 67 साल से। कैसा भागा देश से, हर साल सूखा आना तय हो गया, हर साल जो है बारिश से बाढ़ आएगी तय है, उसके राहत कमीशन बने हुए हैं। सर, मैं अपनी बात आधी मिनट में समाप्त करना चाहता हूं, बाकी टाइम नहीं, लेकिन बाकी टाइम आपने इस पे समय कम दिया। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था और हम क्या करूं? आप लोगों ने डिसाइड कर दिया, बर्बाद करते हैं। आप लोगों ने डिसाइड कर दिया, हम ही लोग करते हैं। इस के बाद दूसरा चर्चा होना है। सर, आपकी गलती नहीं है, हम ही डिसास्टर करते हैं, बट दिस इज I have not decided. Only you have decided that there should be discussion after this. There should be home ministry discussion. सर, जो हम आपसे बहस करके बर्बाद करते हैं, दैट इज मैन मेड डिसास्टर, बट दिस इज नेचुरल। तो नेचुरल डिसास्टर के लिए थोड़ा समय आपको देना चाहिए था। आप सरकार इस पर गंभीरता से कीजिए, विचार करके और जो मैनेजमेंट का काम है उसको बढ़ाएगी, ताकि समय समय पर होने वाले, अब एक सेकंड, यहाँ पे बर्फ इतनी पड़ेगी और पहाड़ के साथ ही है हमारे जितेंद्र जी से ऊपर इलाके के, जहाँ 370 लगी हुई है, उससे ऊपर हिमाचल के लोग और सिक्किम के लोग, तो वहां हर साल जो है भूस्खलन के साथ साथ वहां बर्फ पड़ेगी, बर्फ में दब के लोग मरेंगे, प्लीज, लू में भी लोग मरेंगे यहाँ पर। आप देश को एयर कंडीशन तो बना नहीं सकते, लेकिन उसके लिए राहत के लिए जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ऐसे वक्त के लिए आप जो है समय बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। भाषण माफिया संसदीय शब्द है कि असंसदीय? Okay, now honorable minister would like see now the reply to the discussion will be by the home minister, but honorable agriculture minister would like to intervene, so I am allowing. सम्माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सप्ताह that is as per, that can be permitted. Intervention is always minister. उपसभापति महोदय, पिछले सप्ताह सूखा पर यहाँ विस्तार से चर्चा हुई थी और कई माननीय सदस्यों ने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए थे, और उसके बाद 4 दिन लगातार लोकसभा में भी इस पर चर्चा हुई। विस्तार से मैंने उसके तैयारी के संबंध में उस दिन चर्चा की थी, और उसमें जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है मौसम का, वो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो जून महीने में -43 था, वो 31 जुलाई को -22 पर आ गया था, 1 अगस्त को -21, 3 अगस्त को -22 और 6 अगस्त को -18 पर रिकॉर्ड किया गया। जलाशयों की जो भंडारण की स्थिति थी वो 14 जून के अनुसार 36.87 बिलियन क्यूसिक मीटर था, जो 27 जुलाई को 54.05 क्यूसिक मीटर था। ये 10 वर्षों के औसत का 113% था। महोदय, कृषि मंत्रालय ने सूखा आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की है, और मैंने स्वयं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि भी इसी प्रकार से अपने राज्य में भी सूखा आपदा तैयार करें। कृषि मंत्रालय ने क्रीडा के माध्यम से राज्यों के कृषि मंत्री और जिला
के जो कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके 551 जिलों का जो कंटीजेंसी प्लान तैयार किया था वो सब जगह उपलब्ध करा दिए गए। महोदय, चर्चा के दरमियान ये मौसम के जो रिपोर्ट हैं ये 4 डिवीज़न के आते हैं या 36 सब डिवीज़न के मुताबिक आते हैं, इससे सही आकलन नहीं हो पाता। जब माननीय सदस्यों ने बताया, अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति में जब बताया, तब बात समझ में आई कि ये मौसम का जो एवरेज है ये देश के पूरे चित्र के किसी खास इलाके का प्रकटीकरण नहीं करता है। कहीं पर -50 से ज़्यादा वर्षा की स्थिति है, लेकिन रिपोर्ट यदि एवरेज है तो कहीं का -50 नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात की चर्चा की। ऐसे राज्यों के पास पर्याप्त पैसा है, स्टेट जो SDRF है उसके तहत राज्यों के पास पर्याप्त पैसे हैं। अभी चर्चा हो रही थी बाढ़ के संबंध में उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो बिहार के पास इस मद में 1848 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 75% केंद्र की ओर से और 25% राज्य की ओर से है। उत्तर प्रदेश के पास 2129 करोड़ है। तो इससे वो सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी राज्य ने घोषित नहीं किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जो चर्चा में माननीय सदस्यों के विचार आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि कई जिलों में, कई क्षेत्रों में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो अलग से भी कुछ राज्य सहायता जारी करनी चाहिए। परसों इस निर्णय के बाद सभी मुख्यमंत्रियों को हमने पत्र लिखा है कि 4 चीज़ों में विशेष सहायता केंद्र की ओर से जारी कर दी गई है कि किसी भी जिले या क्षेत्र के अंदर अभी -50 वर्षा 15 दिनों के अंदर हुई हो, 15 जुलाई से 30 सितंबर तक होती है, तो उन्हें डीजल सब्सिडी दी जाए, 50% डीजल सब्सिडी दी जाए। दूसरी जो हमने घोषणा की है कि ये जो बीज हम देते हैं, बुआई के बाद बीज भी सूख रहे होंगे, तो जो बीज पर हम विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी देते हैं उसकी राशि 50% और बढ़ा दी जाए। तीसरा, ये जो चारा विकास योजना है हमारा, उसके तहत जो हम बीज हम मुहैया कराएं मुफ्त में, कीट बीज का जो तुरंत उत्पादन होने वाले चारा के बीज हैं, तो वो उपलब्ध कराने के निर्देश यहाँ से दिए गए हैं और उसके लिए 100 करोड़ की राशि भी निर्गत की गई है। इसी तरह से जो बागवानी मिशन के तहत है, जो 12मासी बागवानी फसलों में यदि सूखा या बाढ़ के कारण कहीं यदि ऐसी स्थिति बनती है, तो उसके लिए भी हमने प्रति हेक्टर 35,000 रुपये तक की अनुदान देने का यहाँ से निर्देश दिया है। तो इस प्रकार के 4 ऐसी राज्य सहायता की घोषणा परसों हमने की है और सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि जिस भी इलाके में -50 से कम वर्षा हो तो उनको राज्य सहायता दी जाए। और मैं समझता हूं कि यदि विशेष स्थिति बनती है तो वो राज्य सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके उनके पास पर्याप्त या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करके पर्याप्त धनराशि है उससे मदद कर सकते हैं। और उनको लगता है कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है तो फिर रिपोर्ट यहाँ दे सकते हैं और उस आधार पर हमारी टीम जा सकती है। और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कमेटी है कि वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा तो गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और मेरी कृषि मंत्री की एक कमेटी है कि उस पर विचार करके उनको NDRF की ओर से और सहायता दी जा सकती है। ये सरकार में ऐसी व्यवस्था है और विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी इस पर चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद। नो रिप्लाई बाय, इट इज ओनली इंटरवेंशन, रिप्लाई बाय होम मिनिस्टर। ये पैसा आपने राज्यों को जारी कर दिया कि नहीं जारी कर दिया है? और दूसरा, राज्यों को पैसा जारी करने का आधार आपने क्या किया? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को सबसे कम रुपया जारी करते हैं, सबसे बड़ा स्टेट है, आबादी भी सबसे ज्यादा है, तो आधार भी बता दें कि रुपए का आधार क्या? ये जो मैंने पहले चर्चा की SDRF, उसके तहत उनके पास पहले से जो राशि मौजूद है वो हमने बताया। ये पैसा उनके पास है जिसमें 75% केंद्र की राशि है और 25% उनकी राशि है। और अभी जो हमने घोषणा की है
कि आप इस प्रकार की सहायता जारी करिए और फिर आप हमको खर्चे का ब्यौरा दीजिए, हम वो राशि आपको देंगे। बोलो 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 बोलो। ओके ओके रत्न में I rise to participate in the discussion on the natural. ओके जो SDRF के अंदर है उसकी पूरी सूची राज्य बार भी आप कहेंगे तो हम पढ़ देंगे। ये जो हमने की है व्यवस्था, ये लगभग 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था अभी हमारे पास है, लेकिन इस मद में खर्चे का रिपोर्ट जो भी आएगा हम उसकी भरपाई करेंगे मानदंडों के अनुसार। ओके धन्यवाद। That's all. That's all. Now, Odisha. No. You can ask. Speak, sir. My name. I have given my name. You are given late, but it is not there. You are given after discussion started. No. I have announced it late number of Mr. times. Vice Chairman, sir, I rise to participate in the discussion on the Could have given name. natural calamities in various parts of the country. We face this problem of droughts in one part of the country and floods in the other at the same time every year. When we talk about droughts, floods and cyclones or the natural calamities in general, there are huge loss of lives and property. We know that our Indian economy depends on agriculture, and whenever there is failure of monsoon, there is drought. And whenever there is more of rains, we have floods. Both cause tremendous damage. When we think about natural calamities, a few that come to our mind immediately are the Uttarakhand floods in 2013, tsunami in 2004, earthquake in Bhuj, Gujarat. Droughts and floods in India are perennial problem and people suffer because of both. We are not able to channelize the excess water due to flood in one part and take it to other part. Where there is severe drought, there are solutions to this problem. Here I would like to say a word about rainwater harvesting scheme that our Chief Minister Porachi Thelavi Amma is implementing successfully in Tamil Nadu. Due to rainwater harvesting, it is seen that the groundwater table increased and the saline water entering the ground in the coastal areas, it stopped. Here I would like to remind the House that Honorable Prime Minister of India appreciated the efforts of the government of Tamil Nadu when he was replying the motion of thanks on President's address. Over the years, what we have seen is that whenever there is rain flood, the entire water inundates the villages on the way and enters the seas. If the course of river is streamlined and interlinked, this huge quantity of rainwater could be used for future use. On the other hand, when there is drought, we do not get water even the drinking purposes, leave alone agriculture and irrigation purposes. We are always the mercy of other states which have surplus water. First of all, the government of India has nationalized all the rivers of the country for the benefit of the nation. So, interlink the rivers are absolutely necessary to tackle constant drought and flood problem. There may be some problems in doing this, but they could be resolved by mutual consultations. When the NDA government was in power earlier, it constituted a task force which submitted a detailed report on this subject. It could be taken up again and see whether those recommendations could be implemented. It requires huge funding, no doubt. But once done, it could permanently solve the water problem of the country. This only needs courageous and bold step. I hope the present government would take this step for the benefit of nation. As far as Tamil Nadu is concerned, our Chief Minister, Honorable Porachi Thelavi Amma, has been urging the center implement in interlinking of Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar, Palar, Kaveri under the Integrated Peninsular Rivers Development Program. This linkage would solve the perennial problem of farm irrigation and drinking water needs of the people in the southern parts of the country. So, I request the government to kindly allot sufficient money to prepare a detailed project report for this purpose. We could also think of having a separate
southern water grid. Here I am also reminded of what the Honorable Minister of Water Resources said in this House last week. It was said that the ILR project would not only provide electricity to the tune of 34,000 megawatt, but also help in implementation of ambitious rural irrigation schemes, irrigating 35 million hectares of land on the way. This will also prevent and control floods in some states. In order to avoid the natural disasters from happening, we need to protect our environment. We have to take appreciation measures. We need to stop polluting the atmosphere and the environment. We need to nationalize the interlink the rivers of country so that floods and droughts do not happen in our country, and we can see the overall development of the nation. Thank you. Thank you. Thank you for maintaining the time. Professor Sri Ram Gopal Yadav जी. धन्यवाद सर, आपके लिए 6 मिनट टाइम निर्धारित है. चलिए आप 5 मिनट बैठे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. श्रीमान, हर वर्ष प्राकृतिक आपदा पर, चाहे वो हम बाढ़ के रूप में चर्चा करते हों, चाहे सूखा के रूप में चर्चा करते हैं, हर वर्ष करते हैं चर्चा. लेकिन बाढ़ और सूखा के अलावा भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत विनाशकारी होती हैं और कुदरत के द्वारा वो आपत्ति लोगों के ऊपर आती है. हमने लातूर में आए हुए भूकंप को, भुज में आए हुए भूकंप को और उससे हुई जनहानि को देखा है. उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, कितना बड़ा नुकसान हुआ ये भी देखा. सुनामी से पूरा अंडमान निकोबार से लेके चेन्नई और आंध्र प्रदेश का कोस्टल इलाका, ये सब बुरी तरह प्रभावित हुआ, ये किसी से छिपा नहीं. इसके अलावा भी कई बार जब किसानों के फसलें घर में आने को होती हैं, पकने को होती है, दुर्भाग्य ये है कि ओलावृष्टि तभी होती है. और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नेचुरल कैलेमिटी माना जाना चाहिए, लेकिन वो नेचुरल कैलेमिटी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार नहीं किया है. जैसे पाला पड़ता है, रातों रात में फसल खत्म हो जाती है, रातों रात. जब मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, हमारी कमेटी ने कई बार रिकमेंड किया कि इसको नेचुरल कैलेमिटी माना जाए, लेकिन अभी तक उसको गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया है. क्योंकि एक कुदरत का ऐसा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जैसे ही जाता है तो जो पौधे के जड़ें होती हैं, जो पतली पतली उनकी कोशिकाएं होती हैं, वो सब जम जाती हैं, भोजन मिलता नहीं है और पौधा रात भर में, ख़ास तौर से अरहर है, आलू है, ये सब बर्बाद हो जाता है. हर साल ये होता है, लेकिन इसको नेचुरल कैलेमिटी के अंतर्गत नहीं माना जाता है. दूसरे एक दिक्कत ये है कि जब भी बाढ़ और सूखा की बात आती है तो नुकसान का असेसमेंट करने जाती है एग्रीकल्चर विभाग की टीम, और जो मदद करने का काम करता है वो गृह मंत्रालय करता है. इसमें कोई या तो समन्वय होना चाहिए, या जो एग्रीकल्चर की टीम जाती है, कृषि मंत्रालय की टीम अधिकारियों की जाती है, उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी भी साथ जाएं तो जो मदद मिलती होती है उसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं हो सकता है. इसका ख्याल रखा जाना चाहिए. दूसरे एक बहुत बड़ी समस्या ये है सर कि आदमी कुछ ऐसी, अभी त्यागी जी ने तो दूसरे संदर्भ में कहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैन मेड भी तमाम आपदाएं हैं. पीछे बादल फटता है, ये तो कुदरत की एक आपत्ति है, लेकिन जिस तरह से खनन के द्वारा पेड़ों के काटे जाने की वजह से
नुकसान हुआ है। और पिछली वर्ष हम लोगों ने देखा इतनी तबाही हुई उत्तराखंड में कि उसको 10 वर्ष लग जाएंगे मूल रूप में लाने के लिए। इतना बड़ा नुकसान हुआ कुदरत के द्वारा, लेकिन आदमी का उसमें हाथ था। अगर हम पहाड़ों पर बड़ी बड़ी मशीनों को नहीं चलाएंगे, पत्थर तोड़ने के लिए डायनामाइट का यूज वहाँ पर करेंगे, तो धीरे धीरे ये लूज हुआ सब और वो लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ साथ आया और विनाश करता चला गया। अभी देखिए क्या हुआ, पुणे के पास जो गांव पूरा दब गया, वो इसी वजह से हुआ। आप मशीनें लगा के पहाड़ को एकसा कर रहे। रामगोपाल जी, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट बच गए। हम 1 मिनट में ख़त्म किए दे रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा खतरा माननीय मंत्री जी आ रहा है देश के ऊपर, आ सकता है कभी भी। नेपाल में और चीन में पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम बना लिए। हमारी शारदा नदी में इतने बड़े पैमाने पर पानी आ रहा है कि अगर गलती से भी कोई डैम टूट गया या जानबूझ के तोड़ दिया गया तो पीलीभीत से लेके लखीमपुर खीरी, रायबरेली, ये सारे के सारों ने एक गोली नहीं चलानी। अगर हिंदुस्तान को बर्बाद करना है तो एक डैम को तोड़ देना। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने तो एनडीएमए को भी ख़त्म कर दिया। यही वक्त होता है जब हमें डिसास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है और आपने वो भंग कर दिया। उसको बनाइए। लेकिन भविष्य में ये खतरा है, माननीय गृह मंत्री जी आप उसी इलाके के हैं, आपके बगल का देश हमेशा कहता है आप हमारे देश के हिस्से हैं। उसकी साजिश ये हो सकती है किसी दिन कि जो डैम शारदा नदी या ब्रह्मपुत्र में पानी आता है उसको अगर तोड़ दिया तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि कोई उसको बचाने वाला नहीं होगा। इसके लिए आप अभी से इंतज़ाम कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये कभी न कभी मैन मेड आपत्ति, कभी विवाद हुआ, कोई चीज़ हुई तो ये कह के कि भाई कुदरतन इसमें ऐसा हो गया, हम इसमें क्या कर सकते थे, और देश को बर्बाद कर देंगे। ये संकट आ सकता है। तो पेड़ लगाने के लिए इंतज़ाम करिएगा और कोशिश कीजिए कि आगे आने वाली आपदाएं जो संभावित हैं उनके लिए पहले से तैयार रहिए। अभी आपकी टीम नहीं है, अथॉरिटी डिजॉल्व चल रही है, उसको बनाइए। और राज्यों में कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश हो नहीं रही है लेकिन बाढ़ आ गई। अब इसका क्या किया जाए? सूखा है लेकिन नदियों में इतना पानी आ गया कि पूर्वांचल में बाढ़ आ गई, बारिश नहीं। ये कंट्राडिक्टरी है चीज़। गवर्नमेंट कहेगी कि सूखा भी है, गवर्नमेंट ये भी कहेगी कि बाढ़ भी है। आप कहेंगे कि ये कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट हम मदद कैसे करें? तो इस पर विचार करें और भविष्य के लिए तैयारी रखने के लिए डिजास्टर से मैनेजमेंट को इतना दुरुस्त रखिए कि जो भी आशंका हो, जो भी हो सकता हो, इसको पहले से जज करके रखिएगा और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहिए। थैंक यू। धन्यवाद। डॉक्टर टी.एन. सीमा, योर टाइम इज अलॉटेड 6 मिनट्स। 7 ही मिनट बोले, 1 मिनट ज़्यादा बोले। We have witnessed a horrible tragedy in Uttarakhand last year. That wounds still bleed. But sir, we know that that is not an isolated accident. There are chances of the accidents like this in many other parts, because large townships have grown on or too close to river banks in many parts of our country. A proposed river zone regulation along the lines of the coastal zone regulations to regulate construction, commercial and other activities along river banks has been under consideration for a long time, but has never seen the light of day. Through you, sir, I would like to know from the Honourable Minister whether there is any plan to consider the proposal for river zone regulations. Sir, Honourable Tarunji and Rajini ji also referred the CAG report which slammed NDMA for its inefficiency and failure.
I'm not going to the details because of the time constraint. But this NDMA is supposed to be the nodal agency to coordinate all activities in the country regarding disaster management. Sir, is it a fact that the problems of non-procurement of equipments, lack of proper manpower management, poor infrastructure, and deficient training hampering the functioning of NDMA? So how the government is going to make it functional, this MDMA functional, I would like to know from the government. What about the performance of state disaster management authorities? Are they functional? What is the mechanism of coordination with the central government and the state government? Is it only at the time of relief? Or what about the preparedness and training programs? Sir, disaster management policy must incorporate programs to protect the most vulnerable segments of our society, poor, marginalized women, farmers, agriculture workers, SC, ST, elderly, children, because they are the direct victims of all disasters. Sir, in this context, I would like to highlight here a few types of natural calamities specific to my home state, Kerala. The region of the Western Ghats of Kerala is identified as one of the major landslide prone areas of the country. During the rainy season every year, now also, one or more places in the hilly district like Idukki and Pathanamthitta witness sudden landslides causing heavy damage to houses, crops, lands, and even loss of life. Kerala is a place of high incidence of lightning compared to most of the other parts in India. Weather patterns and placement of Western Ghats together cause formation of more lightning clouds. It is estimated that approximately 70 people die and property worth millions of rupees are damaged in the state annually due to lightning. Sir, more than 300 kilometers of seashore of Kerala is erosion-prone area. Extensive seawall construction has failed to arrest the sea erosion in many cases. The tsunami of 2004 brought a new dimension to the disaster in my state. Sir, the sea has been erasing the coast rapidly over the year. We have very high population density in the narrow coastal belt. So the rehabilitation is a very big challenge for us. Houses in the first row on the coast take the biggest hit, leaving the poor fisher families homeless during the rainy months. Even now also, during this monsoon also, hundreds of fishermen families are in the relief camp. Madam, 2 minutes left. Yes, sir. Yes, sir. Relief measures and compensation are being allocated as temporary steps. But what is needed is permanent, long-lasting solution. Unfortunately, coastal erosion and lightning, two disasters that often strike Kerala with fatal consequences, are not mentioned in the central government's list of natural calamities, despite repeated requests from the state government. The center grants financial support to the states based on this list. High Power Committee had considered sea erosion and lightning also in natural disasters in the report. So I would request the Honourable Minister to you, sir, to consider the long pending request of Kerala government and the people to include sea erosion and lightning in the list of natural calamities. I saved 1 minute, sir. Thank you. Thank you. Sri Kalpataru Das. Sri Y.S. Chaudhary. Your time is 4 minutes. Please maintain the time. Okay, sir. Thank you, sir. Today there is a news that the state of Odisha is facing the threat of major flood in the various coastal districts. Sir, this is not first time in Odisha, particularly time and again it has been happening. And unfortunately, our central government, though political parties one after one have been governing this country post-independence, none of the governments have ever at least attempted to do the proper planning across the nation, sir.
A report last year warned India to stop viewing natural disasters as standalone acts of God or of nature, and to recognize that the country's development policies are increasing the number of deaths. Thereby, there is a need for our every policy to address safety, sir. So, some of the academicians written and some aided workers, scientists and analysts also, the India disaster report said development works carried out in pursuant of greater economic growth, such as the construction of dams and deforestation, are putting people and the environment at a greater risk when disaster strikes, sir. Whereas everyone knows that even driving a car also, it generates a lot of pollution and it affects the human being. But we have no option but to reduce the pollution and manage to see that development activity takes place. Similarly, we should also think of constructing dams and everything and see whether it's possible to relocate the people, and also minimum damage takes place whenever natural disasters takes place, sir. Recently, a landslide in Pune that has killed more than 100 people and left scores missing may have been a man-made disaster caused by deforestation to make way for farming, experts say, sir. Hopes of finding survivors are fading after heavy rains triggered on Wednesday's landslide, burying dozens of homes in the village of Malin, Maharashtra, sir. Therefore, always there will be two types of arguments. There are here the landslides naturally induced and human induced. The current landslide is possibly due to human activities like farming and road construction, say some of the geologists, sir. In any case, we should stop blaming on each other, and the country should plan and properly for the entire nation and prepare a blueprint to prevent these kind of disasters, sir. And natural calamities, we cannot simply take it's only a God-made. And today we are at a advanced stage of science and technological development. Relentless rain naturally was the trigger, but the use of heavy machinery to flatten lands for agriculture may have aggravated the crumbling of the hilltops, sir, said an official geographical survey of India recently. In any case, sir, I throw this August House appeal that to prevent future landslides, there must be very strict regulations on cutting of trees and forests for development in the region, especially in areas that they are vulnerable to the natural disasters. However, the panic of the past week has brought into focus the haphazard development being undertaken in the geological unstable region, sir. It has also served to highlight the negative consequences of unmitigated construction along the rivers embankments by the Bihar government has also come to the light. Time is over. Please so hence the solution is only to prepare a master blueprint to avoid and to minimize at least this kind of disasters. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sri A.V. Swami. I'm sorry. Srimati Vandana Chavan. After that, Mr. Swami. Tough task to finish my submissions in 4 minutes. But at the outset, sir, I wish to express profound grief with respect to the incident of landslide in Marine, Ambegaon, Pune district, where several people went missing under the soil and debris. 151 dead bodies have been recovered, and rescue operations ended only yesterday after an 8-day mammoth search. I am sure, sir, the whole House will join me in condoling the death of the lives lost in the fateful incident that took place early in the morning on 30th July. People were readying themselves to leave for work and small children to their schools, sir. The state government efficiently handled the rescue operations, and efforts now are for relief and rehabilitation of survivors, attending to health issues of survivors and the adjoining villages, and efforts to identify vulnerability of villages which are similarly located that has been taken up. Sir, we have all witnessed a spate of natural calamities in our country in the past.
It could be Odisha, it could be Jammu and Kashmir, Gujarat, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh, Bihar, and the list is endless. There really is no state, sir, that is not spared. Uttarakhand deluge is still fresh in our minds. Even today, sir, several families still live under the empty hope that their near and dear ones would return one day. So the question is whether such incidents are acts of God or acts of man, or acts of man aggravated and triggered by onslaught of nature. Still, this question remains unanswered, unattended, leaving us practically with no lessons to learn. Traditionally, sir, it is said that India is vulnerable to natural disasters due to its unique geoclimatic conditions. We have witnessed recurrent phenomena of floods, droughts, earthquakes, landslides. This we see is now compounded by incidents of cloudbursts, cyclones, forest fires. A study shows that the sea level is rising, the glaciers of the Himalayas are melting, the incidents are becoming more and more frequent. The UNFCCC, sir, has identified India as one of the hot spots for impacts of climate change, and we can witness it that it is a reality now. 2 minutes left. Yes, sir. Secondly, sir, in our pursuit for greater economic growth, we are tending to lend a blind eye to environmental impacts in the process of development. Development that sometimes happens unmindful of environmental consequences, which naturally result in social and economical consequences. Closer home, sir, each one of us here has now realized that climate change is not a phenomena which is to be restricted to the North and South Pole, but has reached our doorstep. Sir, we are very fortunate to have a very senior member in this August House, Mr. Sharad Pawar, who can be termed as an expert guru to handle efficiently and guide this country in disaster situations. After the calamity of Khilari in Maharashtra, Bhuj in Gujarat, and many such disasters that he so ably handled, the need of disaster management policy and legislation, sir, was underlined. First, I want to make 3 points and suggestions, sir. One is regarding the Disaster Management Act, which came into being in 2005. The CAG report has been discussed earlier by my colleagues Rajni ji and Seema ji, so I wouldn't like to, but the deficiencies which have been pointed out have to be made over. So the central, state and district disaster management authorities have to be put in place. Sir, the important aspect is that the immediate response force for any such calamity is the local self-government. The local self-government disaster management cells have to be strengthened. Local colleges and students and youth groups need to be empowered to make sure that they can handle such situations who volunteer at such times. Second, sir, we do not have to wait only for a disaster to happen. So we will have to reduce the risk strategy. Your time is over. So disaster risk strategy, only last year, Honorable, our former Prime Minister Manmohan Singh ji opened a platform for this, and I suggest that it goes down up to the local self-government. And my last point, sir, that we have to see that adaptation and mitigation measures are taken up. More awareness on climate change has to be created. We know that these are anthropogenic reasons why this is happening. We have to go out to the people to make them understand that these are the consequences which are going to happen. We have caused damage for the next 50 to 100 years, and therefore they have to be prepared for such contingencies. My last submission, sir, these incidents are not standalone incidents. They are SOS calls for us to wake up and do something. And therefore, we need a multi-pronged approach to see that we need to ensure the bright and healthy and safe future of our future generations. Thank you, sir. Thank you. Before I call the next speaker, honorable members kindly appreciate that we'll have discussion on the Ministry of Home Affairs. And 10, 12 honorable members are left to discuss on this subject. So therefore, I will request all the honorable members to confine to your time limit. Now, Sri A.V. Swami, 4 minutes. Thank you, sir. For me, coming from Odisha, which has over the last few decades has become the epitome of natural disasters, what my predecessor, immediately what Vandana has said, it is a hot spot in the country.
it is increasingly becoming evident that rapid seasonal changes and climatic change impact is increasingly climatic change impact is increasing complexity of disaster vulnerability of the people and posing a big challenge in front of the state government and humanitarian actors in managing preparedness, response, and rehabilitation processes. Every year, the gap is increasing, and the current year is a burning example of such a situation in Orissa. Let me put in a chronological example of such a situation. This year, 2014, Odisha current May to mid-June, heat waves. People died at 22. Mid-June to July, drought situation due to delayed monsoons and sporadic rains. 29 districts were listed as vulnerable and seriously hit. Nabarangpur district headquarters have received normal rainfall, and 29 districts out of 29 districts are deficient in rainfall. Arif dipped by 38.33, covering 0.387 million hectares against crop coverage of 0.628 million hectares last year. Paddy cultivation as major crop dropped by 43.56. And then from 2nd July onwards, flood-like situation developed. Immediately following that, flood waters have so far affected 9,94,000 people in 21 districts, affecting 480 gram panchayats and 49 wards. 1,39,023 people have been evacuated to safe places, and provided cooked food is being provided with 429. Why I am mentioning these are not, of the 27 people reported death, they have deployed 11 NRDF and all the measures have been taken. My concern today at this house, sir, if you give me 2 minutes more. 2 minutes. During the last 105 years, Odisha was declared disaster affected 95 times. Between 1963 and 1999, Odisha experienced 13 major disasters. I was associated with 3 of them. These 13 major disasters were estimated to have killed 40,000 people. Why I am driving at it is not that the frightening situation in natural disasters can be highlighted as below. How it has aggravated. Between 1834 and 1926, floods occurred in an interval of 3 years. Between 1961 and 2000, floods became an annual affair. Drought. During 1950, only 3 districts were affected by drought. But 1980, we have operated in 25 districts of 30 districts. Mr. Swami, please conclude. Well, sir, time is over. I only want to appeal to central government other than whatever has been said. Let us not look at drought, floods, or any of these events which are happening as one-time thing, and therefore give some assistance to the state government and forget about it. And therefore, I would suggest, because of the scenario that I have already explained, Odisha is the best place to make an experiment on climatic change study and amelioration also. They have got the indigenous knowledge and also techniques which they have proved on management during phylum, zero mortality. As far as the drought mitigation is concerned, West Orissa, considered to be the worst spot for a drought, we have given the national program of watershed development program. Was on the basis of the technology used by the people in KBK district.
Thank you. But I would only request the central government to take up a pilot project to control climatic changes as a measure, rather than in conflict. Thank you, sir. सभापति जी, Sir, your time is 6 minutes. प्राकृतिक आपदाएं इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और आज़ादी के 65 साल बाद भी इस समस्या से हम निदान नहीं पा पाए हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि कल कौन सी आपदा उसके ऊपर आ जाए। ये वो देश है जहाँ बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ आते हैं। ये वो देश है जिससे सुनामी भी जहाँ आने लगी है। ये वो देश है जहाँ भूकंप का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जैसा शहर भी सेस्मिक जोन 3 पे है और 4 के करीब बढ़ रहा है। मुंबई सेस्मिक जोन 3 पे है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कितना बड़ा संकट है। शायद यही देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने 2005 में नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी और लगातार उसकी तरफ ध्यान देके, जिसका 2012-2013 में 600 करोड़ बजट था, 600 उसका बजट था उस समय उपसभापति जी, 632 करोड़, उसको बढ़ा के 835 करोड़ किया। क्योंकि किस तरह से हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटें, कैसे हम इनसे मुकाबला कर सकें जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। आज कौन सा ऐसा राज्य है जो इससे प्रभावित नहीं है, लेकिन दुख तब होता है जब हमारी नई सरकार इसको कोई प्राथमिकता ही नहीं देती। आज जो NDMA है, इसका बोर्ड है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका पुनर्गठन ही नहीं हुआ। सिर्फ जल्दबाजी इस तरह की थी कि जो कांग्रेस के लोग बैठे थे उनको कैसे पहले निकाल दें, उनका इस्तीफा लेकर उनको बाहर करो, इसके बाद बने चाहे न बने, आगे कोई काम हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। इस तरह की अप्रोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति नहीं कर सकते। बाढ़, उत्तराखंड जैसी जो भीषण बाढ़, इसी तरह से जो सुनामी, भूकंप, इनमें भी क्या कांग्रेस और भाजपा देखोगे? इन चीज़ों से तो दूर रहना चाहिए कम से कम। आज तक क्यों नहीं पुनर्गठन हुआ? योजना आयोग का पुनर्गठन आज तक नहीं हुआ। क्या वजह है कि ऐसी संस्थाएं, चाहे योजना आयोग हो, चाहे ये NDMA हो, इन सब के गठन ही नहीं हो रहे हैं, इनमें लोग ही नहीं बिठाए जा रहे हैं, तो काम कैसे होगा? अभी कोई पत्रकार मुझे कह रहे थे कि 5 बजे के बाद NDM के दफ्तर में ताला पड़ा हुआ, 4 बजे के बाद कोई मिलता ही नहीं है, वहाँ दफ्तर ही बंद है। तो रामदास जी, तो आपका आप क्यों बारी बोलते आने हैं? वाला है। आपका नंबर नहीं इसमें आने वाला। शिवसेना कोटे से हो चुका मिनिस्टर, इसलिए नहीं आने वाला आपका। इसलिए आप अपना बोलिए जब बोलना हो। आप हर चीज में खड़े को भी समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, उसको भी समझना पड़ता है कि क्या रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार जो इस मामले में बिल्कुल गैर संवेदनशील है और इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तत्काल जो है अथॉरिटी का पुनर्गठन करना चाहिए, जिसको भी लगाना हो लगाओ, उसका दफ्तर खुलाओ। दफ्तर बंद रहता है, कोई जाके वहाँ से शिकायत तक नहीं कर सकता, अपनी बात भी नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मनवर, मेरा अपना मानना है कि कुछ कदम ऐसे हैं जो सरकार को इस मामले में लेने चाहिए, जैसे कि जो उनको सहायता दी जाती है, रिकॉग्नाइजिंग राइट टू एड ऑफ अफेक्टेड एंड protect rights of those threatened by disasters. It should not be taken as you are doing some charity to them. It's their legal right which must be given to them, those who are affected. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इस अप्रोच में चेंज आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें प्रिकॉशंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स जितना हमारी अथॉरिटी पहले से लेगी तो इस तरह की आपदाएं आएंगी नहीं कभी, और वो उनमें से कम 50-60% आपदाओं को रोक सकते हैं अगर हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया। इसमें पंचायत और डिस्ट्रिक्ट, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इस अथॉरिटी को ले जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसके कार्यालय खुलने चाहिए और इसमें पंचायत का भी पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। अगर हम पंचायत लेवल तक इसको ले जा सकें तो मुझे ये लगता है कि इसका बहुत बड़ा, मतलब इसकी एफिकेसी बहुत बढ़ जाएगी, इसकी प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाएगी। हमें जो है ये इंश्योर करना चाहिए कि रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, कुछ भी कैसी भी इमारतें बना देते, कैसी भी बिल्डिंग बना देते और उसकी वजह से बिल्डिंगें धराशायी होती हैं। जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो बिल्डिंग ठहर नहीं पाती। तो इस मामले में बहुत जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस मामले में बहुत सख्त कदम उठाना, और ख़ासतौर से जो हाउसिंग मिनिस्ट्री, चाहे रूरल की हो चाहे अर्बन की हो, दोनों को ध्यान देना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कैसा हो। जैसे उन शहरों में जो सेस्मिक जोन पे आई, ये जो मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उनको जो है जो ये भूकंप के अर्थक्वेक
के जो मेजर्स हैं वो बिल्डिंग बनाने में बिल्कुल उनको सख्ती से लागू कर देना चाहिए कि उनको अपनाने ही पड़ेंगे। और स्पेशल पैकेज देना चाहिए जो फार्मर्स फ्लड्स और ड्राउट से अफेक्टेड हैं उनके लिए। जैसे यूपीए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ करके इसी दिशा में एक राहत दी थी, तो पैकेज पहले से ही फार्मुलेट करके इनको रखने चाहिए। और वार्निंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को कैसा वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जब खासतौर से उड़ीसा जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, उत्तराखंड में, कि अगर कहीं कुछ इस तरह की बात हो रही है, क्योंकि हमारी लगातार जो है मौसम विभाग इस मामले में परिपक्वता की ओर है कि वो पहले से अगर हमें चेतावनी दे दे तो तमाम लोगों को बचाया जा सकता है। जैसे कोसी रिवर में अभी बिहार सरकार ने इस मामले में पहल की और उसका नतीजा हुआ कि काफ़ी लोग पहले से वहाँ से निकल के आगे उनकी जानें बच सकें। इस तरह से अगर ये हो तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और तो मेरा मानना है, मेरा अनुरोध है मंत्री जी से, हालांकि उसको सरकार कितना गंभीरता से लेती कि हमारे गृह मंत्री जी स्वयं नहीं आए, कायदे से उन्हें इस पर बैठना चाहिए, लेकिन राज्य मंत्री भी हमारे सक्षम हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध ये है कि इस तरफ ध्यान करके सबसे पहला काम करें कि इस अथॉरिटी का पुनर्गठन तत्काल कराएं और उसके अलावा उसका दफ्तर खुलवाएं। अभी तक दफ्तर भी उसका बंद रहता, कोई दफ्तर में नहीं रहता। और ये जितने और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का मैकेनिज्म डेवलप करें और वार्निंग सिस्टम वहाँ पे क्रिएट करने की व्यवस्था करें, इसको पंचायत लेवल तक ले जाएं और हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय खोलें, इसका बजट बढ़ाएं। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।